Hello, student. Myself Anand Dwivedi welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Bedia. Dear students, we had started the first chapter of Civics Class 9. In the last class, we had studied that major decisions are taken by elected leaders in democracy. We had seen the example from Pakistan how General Pervez Musharraf had controlled over power. Today, we are going to understand our next topic, that is free and fair इलेक्शन. कैसे फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, इस को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे. In China, elections are held regularly after every 5 years for electing the country's parliament. चाइना में इलेक्शन हर 5 साल पे होते हैं वहां के पार्लियामेंट के मेंबर्स के चुनाव के लिए. वहां के पार्लियामेंट को क्वांगो रेनमिन डाइबियो दाहुई यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है. द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. नेशनल पीपल्स कांग्रेस को ये पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगा. इट हैज नियरली 3000 members elected from all over the country. Some members are elected by army. कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनका इलेक्शन आर्मी के द्वारा किया जाता है. बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस a candidate needs the approval of Chinese Communist Party. यानी इस इलेक्शन में कंटेस्ट करने से पहले जो कैंडिडेट होंगे उन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल लेना होता है. यानी जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल नहीं लेगा वो चुनाव नहीं लड़ सकता है. ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections held in 2002 and 3. इस कम्युनिस्ट पार्टी के 8 छोटी पार्टियां हैं जो इसकी एफिलिएटेड पार्टियां हैं. तो जो लोग इस पार्टी का एफिलिएशन लेते थे केवल वे ही चुनाव लड़ सकते थे. तो 2002-3 में ऐसा देखने को मिला. द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी. यानी यहां देखा गया है कि गवर्नमेंट हमेशा ही कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है. यानी यहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है. दूसरे किसी पार्टी को भी इलेक्शन कंटेस्ट करने का अधिकार नहीं है. लेट्स टेक द एग्जांपल फ्रॉम अदर कंट्री. आइए अब एक दूसरे कंट्री का हम एग्जांपल लेते हैं. वह देश कौन सा है? तो वह देश है मैक्सिको. मैक्सिको की आज़ादी 1913 में मिली. यानी 1930 में मैक्सिको इंडिपेंडेंट होता है. यहाँ पर एवरी 6 ईयर्स में इलेक्शंस होते हैं. एवरी 6 ईयर्स देयर यूज्ड टू बी इलेक्शंस. इलेक्शंस किसके लिए होता है? तो इलेक्शन इज हेल्ड हियर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए यहाँ इलेक्शन होते हैं. The country has never been under a military or dictatorial rule. यानी ये मैक्सिको कभी भी मिलिट्री या डिक्टेटर के रूल के अंतर्गत नहीं आया है. फिर प्रॉब्लम क्या है? बट अंटिल 2000 ईस्वी तक एवरी इलेक्शन वॉज ओन्ड बाय अ सिंगल पार्टी. यहां पर केवल एक ही पार्टी के द्वारा 2000 तक चुनाव जीता जाता है. तो अगर किसी पार्टी को कंटेस्ट करने का अधिकार नहीं मिलता या किसी वजह से दूसरे पार्टी को जीतने का मौका नहीं मिलता है इस देश में, तो क्या इसे हम डेमोक्रेसी समझ सकते हैं? वो कौन सी पार्टी है जो यहाँ पर चुनाव जीतती रहती है? तो उस पार्टी को शॉर्ट में हम PRI कहते हैं. इस पार्टी को शॉर्ट में PRI कहा जाता है जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. ऑपोजिशन पार्टी
डिड कंटेस्ट इलेक्शन। यहाँ जो अपोजिशन पार्टीज हैं ये इलेक्शन लड़ते हैं, ये कंटेस्ट करते हैं, लेकिन दे नेवर मैनेज टू विन इलेक्शन। इन्होंने कभी भी इलेक्शन ये जीत नहीं पाए। द PRI was known to use many dirty tricks to win the election। इनका जो मेन कारण है, आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर दूसरी कोई भी पार्टी इलेक्शन नहीं जीत पाई, तो उसका मेन कारण है डर्टी ट्रिक्स। यानी PRI ने ऐसे बहुत सारे गलत स्टेप्स लिए जिसकी वजह से यह पार्टी दूसरी पार्टी यहाँ पर जीत नहीं पा रही थी। All those who were employed in government offices had to attend party meetings। अब यहाँ क्या क्या करना पड़ रहा था, तो वे सारे लोग जो एम्प्लॉयड थे कहाँ पर, तो गवर्नमेंट ऑफिसेस में, उनको इस पार्टी की मीटिंग को अटेंड करना पड़ता था। टीचर्स of government schools used to force parents to vote for PRI। यानी जो पेरेंट्स थे बच्चों के, उन्हें ये टीचर्स फोर्स किया करते थे कि वो PRI को ही वोट करें। यानी PRI को वोट करने के लिए ये फोर्स कर रहे थे। मीडिया लार्जली इग्नोर्ड द एक्टिविटीज। PRI के क्रियाकलापों को मीडिया ने काफी हद तक इग्नोर किया। किसी भी डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर मीडिया सही ढंग से रोल प्ले नहीं करे तो उस कंडीशन में डेमोक्रेसी का एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ मेक्सिको में ये देखने को मिलता है कि मीडिया का रोल वहाँ बिल्कुल ही जनता के पक्ष में नहीं बल्कि PRI पार्टी के पक्ष में था। Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them। वहाँ की मीडिया ने हमेशा ही अपोजिशन पार्टी को क्रिटिसाइज किया, कभी भी PRI के अगेंस्ट में मीडिया स्टेप नहीं लिया करती थी। Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in last minute। प्राय ऐसा हुआ करता था कि पोलिंग बूथ को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता था। ऐसा शिफ्ट इसलिए किया जाता था ताकि जो वोटर्स हुआ करते थे, जो PRI पार्टी को लगता था कि ये उन्हें वोट नहीं करेंगे, तो उनसे काफी दूर पोलिंग बूथ बनाए जाते थे ताकि वो वहां न पहुंच पाए और PRI के अगेंस्ट में वोट नहीं कर पाए। And this made it difficult for the people to cast their vote। और इस तरीके से लोगों के लिए वोट कास्ट करना यह बहुत ही मुश्किल हो गया। The PRI spent a large sum of money in campaign for its candidates। PRI अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन में काफी बड़े अमाउंट में रुपये खर्च कर रही थी, धन खर्च कर रही थी। और ये धन कहाँ से था, तो निसंदेह यह धन मैक्सिको राष्ट्र की संपत्ति हुआ करती थी। नाउ क्वेश्चन अराइजेज, शुड वी कंसीडर द इलेक्शंस डिस्क्राइब्ड अबव एज एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। क्या हम कह सकते हैं कि जनता यहाँ पर अपने रूलर्स का चुनाव करती है? रीडिंग दीज एग्जाम्पल्स वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। हम इसे एक जनता की चुनी हुई सरकार नहीं कह सकते। There are many problems here. In China, the elections do not offer the people any serious choice। यानी चाइना में चाइना की सरकार जनता को सीरियस चॉइस ऑफर नहीं कर रही है। यानी जनता के पास विकल्प ही नहीं है कि वो किसको चुने और किसको वो नहीं चुने, क्योंकि एक ही पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। फिर उसके अलावा किसी और को वोट देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो यहां पर लोगों के पास चॉइस का अभाव है। एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट ओनली could contest election and of course they were winning the election। So can we call this a choice? Of course not। In the Mexican example,
people seem to really have a choice, but in practice there is a scarcity of opportunity to win by other people. In the Mexican example, people have seemed to really have choice, but in practice they had no choice. मैक्सिको के एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं कि देखने में तो लगता है कि जनता के पास चॉइस है, लेकिन वास्तव में जनता के पास चॉइस नहीं है। यहाँ पर लोग चाह करके भी अपनी इच्छा के कैंडिडेट को नहीं चुन सकते। There was no way the ruling party could be defeated. ऐसा कोई तरीका नहीं था जिसको अपना करके रूलिंग पार्टी को हराया जा सके। इवन इफ द पीपल वर अगेंस्ट इट, यहाँ तक कि अगर लोग इस PRI के अगेंस्ट में भी हो, तब भी वो PRI पार्टी को डिफीट नहीं कर सकते थे। तो दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन, इन्हें हम फेयर इलेक्शंस नहीं कह सकते। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी के अंडरस्टैंडिंग में एक दूसरा फीचर यहां पर ऐड करते हैं। होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट, यानी केवल इलेक्शन को होल्ड कर देना, इलेक्शन करा देना केवल डेमोक्रेसी के लिए पर्याप्त नहीं है। द इलेक्शन मस्ट ऑफर रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, यानी जनता के पास रियल चॉइस होना चाहिए। तो इलेक्शन होना ही केवल पर्याप्त नहीं है, इलेक्शंस ऐसे हों जो रियल चॉइस ऑफर करते हों। एक से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज हों जिसमें जनता के पास चुनाव कर, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी एक को चुनने के लिए अल्टरनेटिव्स मौजूद हो। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर द पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर्स, यानी जनता के पास ये मौका होना चाहिए, ये अवसर होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग रूलर्स को भी वो आसानी से रिमूव कर दे अगर उसे वो पसंद नहीं करता है। इस तरह से हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशंस को और स्पष्ट कर सकते हैं। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, यानी डेमोक्रेसी इस सिस्टम पर आधारित होनी चाहिए कि सभी के पास फ्री और फेयर चांस होना चाहिए, केवल इलेक्शन लड़ने का ही नहीं बल्कि जो करंटली पावर में हो उसे रिमूव करने का भी अवसर देता हो, फेयर चांस हो कि उसे हराया भी जा सकता है, वह इलेक्शन हार भी सकता हो। डेमोक्रेटिक इलेक्शन के बारे में हम लोग चैप्टर 4 में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी इज वन पर्सन वन वोट, यानी एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर वी read about how a struggle for democracy was linked to the demand of universal adult franchise. This principle has now come to be accepted almost all over the world. यह जो प्रिंसिपल है वोटिंग राइट्स का, आज पूरी दुनिया में इसे एक्सेप्ट किया गया है। Yet there are many instances of denial of equal rights to vote. फिर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर इक्वल वोटिंग राइट्स को डिनाई किया जाता है। तो आइए अब समझते हैं वे कौन कौन से जगह हैं जहां पर आज भी इक्वल वोटिंग राइट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। उनमें एक देश है सऊदी अरेबिया। In Saudi Arabia, women do not have the right to vote. सऊदी अरेबिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। ठीक वैसे ही इस्टोनिया has made its citizens rule in such a way that the people belonging to Russian minority find it difficult to get right to vote.
इस्टोनिया में जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है। ऐसा ही एग्जाम्पल है फिजी में द इलेक्टोरल सिस्टम is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fiji। यहाँ के जो इंडिजिनस फीजी हैं जो यहाँ के अपने फीजी लोग हैं उनके वोट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है किसकी तुलना में, इंडियन फीजियन के तुलना में। तो इस तरीके से एक ही देश में दो अलग अलग मूल के लोगों के लिए अलग अलग वेटेज ऑफ वोटिंग दिया गया है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी का जो मेन आधार होता है वो होता है इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, यानी राजनीतिक रूप में सबको एक समान अधिकार दिए गए होते हैं। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर हमें प्रोवाइड करता है। तो डेमोक्रेसी का ये तीसरा फीचर क्या है? इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट and each vote must have one value. The next feature of democracy we will study in the next video.